एयर कंडीशनर कूलिंग नहीं कर रहा था। तो हमारे दोस्त ने का कहना है कि हम एक एसी कूलिंग नहीं कर रहा था। अरविंद भाई हमारे हैं, एसी चेक करने गए और कूलिंग नहीं कर रहा था। उन्हें लगा कि गैस कम होगा। जब चेक करने गए गैस को तो वहाँ पर उन्हें क्या पता चला कि 200 psi उसका प्रेशर बता रहा था, बैक प्रेशर। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? जी हाँ, ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। अब हम बात कर लेते हैं, इन्होंने तो ये नहीं बताया कि कौन सा रेफ्रिजरेंट था उसमें। तो उन्होंने नहीं बताया, कोई बात नहीं, हम बताएंगे आपको कि उसमें कौन सा रेफ्रिजरेंट था, चाहे वो बताए या ना। इसलिए जब भी कोई भी क्वेश्चन पूछे ना तो क्लियर करके आप मुझसे पूछें ताकि हमें बताने में आसानी हो। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने नहीं बताया, लेकिन फिर भी हम बताएंगे कि कौन सा रेफ्रिजरेंट था उस सिस्टम में। तो हम बात कर लेते हैं कि 200 psi क्यों बता रहा था उसमें। अब इसमें रीज़न क्या क्या हो सकता है, और हो सकता है कि आपके चेक करने में भी गलती हुई हो। ये भी मैं बताऊंगा कि अगर आपने गलती किया है तो कौन सी गलती की है आपने, जिससे आप कंफर्म आप चेक नहीं कर पाए एसी को। तो हम बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही यूजफुल वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो हम टॉपिक की बात करते हैं कि 200 का प्रेशर क्यों बता रहा था उसमें। अगर उसमें R22 है तो सिस्टम में अगर R22 है तो उसका जो सक्शन प्रेशर होता है 60 psi होता है। अगर R410 हो तो उसमें उसका प्रेशर होता है 110 से लेकर के 130 psi के बीच में उसका प्रेशर होना चाहिए, बैक प्रेशर। R32 है तो भी 115 से 120 psi के बीच में उसका प्रेशर होना चाहिए। अब उसमें कौन सा रेफ्रिजरेंट है, तो सारे रेफ्रिजरेंट को मैं ले करके चलूँगा ताकि कोई भी रेफ्रिजरेंट हो इसमें से तो आपको पकड़ में आ जाए। अगर R22 है उसमें तो अगर आप देखिए, पहले तो चेक करने से, बैक प्रेशर चेक करने से पहले आपको ये कंफर्म करना होगा कि आपका कंप्रेसर चल रहा है, कंप्रेसर चल रहा हो। इसमें भी मैं बताऊंगा कि एक स्क्रॉल टाइप कंप्रेसर होता है, एक रोटरी कंप्रेसर होता है, एक ब्रिस्टल कंप्रेसर होता है। तो अगर स्क्रॉल टाइप कंप्रेसर है तो उसमें कुछ नए टेक्नीशियन कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो स्क्रॉल टाइप कंप्रेसर होता है ना, अगर लोड ज़्यादा पड़ता है कंप्रेसर के ऊपर, ओवर हीट होता है तो वो क्या करता है कि बाईपास कर देता है रेफ्रिजरेंट को। जहाँ से उसको डिस्चार्ज करना चाहिए वहाँ से डिस्चार्ज नहीं करता है, बंद कर देता है रास्ता और बाईपास कर देता है। लेकिन फिर भी कंप्रेसर चलता रहता है, कंप्रेसर चलता रहता है, हीटअप हो जाता है, ओवरलोड होने की वजह से बाईपास कर देता है, उसका रास्ता बदल जाता है रेफ्रिजरेंट का, और कंप्रेसर के ऊपर कोई लोड नहीं रहता है, कंप्रेसर का मोटर फिर भी चलता रहता है। तो उसमें कुछ टेक्नीशियन कन्फ्यूज हो जाएंगे अगर स्क्रॉल टाइप कंप्रेसर है तो। अगर रोटरी है, ब्रिस्टल है तो उसमें कन्फ्यूजन कोई भी नहीं होता है। अगर हीटअप हुआ तो ट्रिप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अगर आपका अगर आप चेक करने गए कंप्रेसर आपका बंद है, कंप्रेसर रुका हुआ है, तो वहाँ पर आपने अगर चेक किया है तो उसमें अगर 200 psi अगर बता रहा है स्टैंडिंग प्रेशर होगा वो, तो वो R22 होगा। अगर उसमें R410 होता है तो R410 का स्टैंडिंग प्रेशर भी ज़्यादा होता है, तो 200 से 250 से भी ऊपर चला जाएगा उसका प्रेशर। अगर R410 है तो R32 है तो उसका भी प्रेशर 250 से 300 psi उसका प्रेशर, स्टैंडिंग प्रेशर भी चला जाएगा। तो प्रेशर ज़्यादा बताता है R410 R32 का। अगर R22 है और आप चेक कर रहे हैं, अगर आपका कंप्रेसर श्योर है, आपकी कंप्रेसर आपका चल रहा है, एम्पियर भी उसमें चेक किए, एम्पियर कितना ले रहा है ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी कंफ्यूज हो जाएंगे तो एम्पियर अभी नहीं बताऊंगा। अगर 200 psi ले रहा है प्रेशर, बैक प्रेशर उसका 200 psi है और कंप्रेसर चल रहा है, तो फिर उसमें 100% है कि उसका पंपिंग फेल है, पंपिंग डाउन है उसका। अब पंपिंग फेल होता है, कैसे आप पहचान कर सकते हैं? आपको कंप्रेसर भी बाहर नहीं निकालना है, डायरेक्ट भी नहीं करना है, वहीं पर आप चेक कर पाएंगे कि पंपिंग आपका फेल है। कैसे? वहाँ पर अगर आप 60 का psi प्रेशर होता है R22 का, तो वहाँ पर प्रेशर कितना बताएगा? वहाँ पर 200 psi, 200 से ऊपर भी बता सकता है। यानी कि डिस्चार्ज प्रेशर और सक्शन प्रेशर दोनों एक समान हो जाते हैं। अब डिस्चार्ज प्रेशर सारे एसी में आप चेक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें डिस्चार्ज लाइन में वाल नहीं दिया होता है सारे एसी में। कुछ एसी में दिए होते हैं जिसमें आप डिस्चार्ज प्रेशर और सक्शन प्रेशर दोनों एक साथ चेक कर सकते हैं, जैसे कि इमेज में आप देख सकते हैं।
हाई प्रेशर गेज और लो प्रेशर गेज एक साथ में लगा सकते हैं। लेकिन कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जिसमें आप सिर्फ सक्शन प्रेशर, बैक प्रेशर ही चेक कर सकते हैं, डिस्चार्ज प्रेशर आप नहीं चेक कर सकते। उसके लिए आपको कंप्रेसर खोलना पड़ेगा और डिस्चार्ज लाइन में एक वाल आपको ब्रेजिंग करके ज्वाइंट करना पड़ेगा, तभी आप डिस्चार्ज प्रेशर चेक कर सकते हैं कुछ एसी में, जिसमें डिस्चार्ज लाइन में वाल नहीं दिया होता है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर सक्शन प्रेशर आपका बहुत ज़्यादा बता रहा है, कंप्रेसर चल रहा है, कूलिंग नहीं दे रहा, जाहिर सी बात है अगर ज़्यादा बता रहा है, उसमें प्रेशर ज़्यादा, बैक प्रेशर ज़्यादा बता रहा है जबकि 60 बताना चाहिए, 200 बता रहा है, तो वहाँ पर रूम में कूलिंग नहीं होगा, क्योंकि सक्शन सक नहीं कर पाता है। जो मोटा पाइप होता है ना, वहाँ से खींचने का काम होता है कंप्रेसर का, रेफ्रिजरेटर को खींचता है। लेकिन वहाँ पर क्या होगा कि रेफ्रिजरेटर को खींचेगा नहीं, बल्कि वो वापस से जितना खींचेगा वो फेंक देगा, जितना खींचेगा फेंक देगा। लेकिन सही कंप्रेसर में जितना खींच लिया है वापस से नहीं फेंकना चाहिए, वाल्व बंद हो जाता है। ऐसे करके खींच लिया, वाल्व बंद हो गया, फिर वापस से वहाँ से नहीं फेंकेगा, दूसरे रास्ते से डिस्चार्ज लाइन से कंप्रेसर फेंकता है रेफ्रिजरेंट को। अगर वहाँ से खींचने की बजाय फेंकना शुरू कर दें, यानी कि वाल्व टूट जाता है, ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से उसका पंपिंग, उसी को कहते हैं पंपिंग फेल हो गया है, पंपिंग डाउन हो गया है। अगर वहाँ से फेंक रहा है तो आप समझ जाइए कि अगर प्रेशर ज़्यादा बता रहा है, बैक प्रेशर और कंप्रेसर चल भी रहा है, तो समझ जाइए कि पंपिंग डाउन है। अब वहाँ पर क्लियर तो नहीं हुआ। एक चीज़ और भी होता है, अगर आप क्लैम मीटर लगा रहे हैं, क्लैम मीटर लगा के रखे हैं, क्लैम मीटर लगा के रखे हैं और आपका एसी चल रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा कि सक्शन प्रेशर बहुत ज़्यादा बता रहा है और वहाँ पर क्लैम मीटर जब लगाएंगे तो एम्पियर बहुत कम ले रहा होगा। यानी कि जैसे नॉर्मल कंप्रेसर विदाउट लोड के 3 एम्पियर, 3.5 एम्पियर और 3 एम्पियर के आसपास में लेता है, उसी तरह से कंप्रेसर एम्पियर लेगा, एम्पियर। जबकि सही कंप्रेसर चल रहा हो और कूलिंग सही दे रहा हो, तो वहाँ पर क्या होगा कि कंप्रेसर का जो एम्पियर होता है ना, वो 1.5 टन की बात की जाए तो उसमें 7 से 9 एम्पियर, कुछ एसी ऐसे होते हैं कि 9 से 11 एम्पियर भी लेते हैं, तो उसमें मेंशन रहता है एसी में कि कितना एम्पियर लेगा कंप्रेसर। रोटरी कंप्रेसर की बात की जाए तो नॉर्मली 9, 9.5, 10 एम्पियर के आसपास में लेना चाहिए 1.5 टन का एसी फुल लोड में, यानी कि रेफ्रिजरेंट पूरा चार्ज है उसमें कंप्लीट और कूलिंग कर रहा है और फिल्टर भी उसका साफ़ है, ब्लोअर भी सही चल रहा है, आउटडोर का कंडेंसर मोटर भी सही चल रहा है, तो उसमें 9 से लेकर के 10 एम्पियर के बीच में होना चाहिए, यानी कि 8 एम्पियर से 10 एम्पियर के बीच में इतना होना चाहिए 1.5 टन नॉर्मल रोटरी कंप्रेसर। अगर ब्रिस्टल कंप्रेसर है तो थोड़ा सा एम्पियर ज़्यादा लेता है, क्योंकि उसका पावर थोड़ा ज़्यादा होता है, तो एम्पियर वहाँ पर ज़्यादा लेता है। थोड़ा स्क्रॉल कंप्रेसर होता है तो वो भी थोड़ा ब्रिस्टल से थोड़ा कम लेता है, जो रोटरी कंप्रेसर है उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेता है, रोटरी के लमसम में अराउंड उतना ही लेता है। तो इस तरह से अगर एम्पियर कम ले रहा है तो आप समझ सकते हैं कि पंपिंग डाउन है। और सक्शन लाइन पे चेक करेंगे तो सक्शन लाइन पे बिल्कुल भी ठंडा नहीं होगा, जबकि नॉर्मल एसी अगर चल रहा हो, सही चल रहा हो, परफेक्ट, तो सक्शन लाइन को पकड़ेंगे तो बहुत अच्छे से कूल करता है, ठंडा करता है, एकदम चिल्ड होता है, तो समझ पाएंगे कि हाँ एयर कंडीशनर सही चल रहा है, कूलिंग कर रहा है। तो इस तरह से आप पहचान पाएंगे। तो एसी में आपके अगर R22 है तो अब लास्ट में मैं क्लियरली केवल पर्सनली आपको समझा रहा हूँ, ये समझ जाइए कि अगर 200 का प्रेशर बता रहा है तो पंपिंग डाउन है, इसको समझ लीजिए। पंपिंग चेक करिए, डिस्चार्ज लाइन में वाल्व लगा है तो डिस्चार्ज लाइन में और सक्शन लाइन में दोनों में गेज लगाइए, यानी कि मैनीफोल्ड वाल्व यूज करिए। जो मैनीफोल्ड वाल्व होता है ना, जो कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर दोनों एक साथ लगे होते हैं, वह गेज आप यूज करिए और हाई प्रेशर गेज डिस्चार्ज लाइन में लगाइए और लो प्रेशर गेज सक्शन लाइन में लगाइए। नॉर्मली क्या होता है कि और क्लैमीटर भी साथ में लगा के रखिए। अगर नॉर्मली एसी चल रहा है तो R22 है तो 60 PSI सक्शन प्रेशर बताएगा और लगभग 250 के ऊपर है। 250, कुछ लोग कहते हैं कि लिखने को तो पेपर में लिखा होता है, जो PDF फाइल होता है उसमें, कि 250 से 350 PSI, लेकिन 350 PSI आज तक मैं देखा ही नहीं हूँ। तो वहाँ पर आपको लगभग 200 के ऊपर, लगभग 250 के अराउंड आपको प्रेशर मिलेगा डिस्चार्ज प्रेशर। अगर डिस्चार्ज प्रेशर नहीं है तो सक्शन प्रेशर और एम्पी क्लैम मीटर लगा करके भी आप चेक कर सकते हैं, तो इतना प्रेशर आपको मिलेगा। तो मुझे लगता है कि यह आपका जो क्वेश्चन था क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप बेझिझक मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई प्रैक्टिकल देने की कोशिश करूँगा अगर काम मिल गया तो।
तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि ऐसे यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।